हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल शर्मा। ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है सी सेट की, जिसके अंदर हम सी सेट्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उसकी प्रिपरेशन करने के लिए। उसके अंदर आज का जो ये लेक्चर है, इसके अंदर हम कॉम्प्रिहेंशन देखेंगे। मैंने काफ़ी सारी डिमांड देखी बच्चों की कमेंट्स के अंदर कि कॉम्प्रिहेंशन बहुत एक मुश्किल वाली चीज़ फेस करने को आ रही है, जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हो रहे हैं। तो इसको करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके क्वेश्चन अभी तक गलत हो रहे हैं इसके अंदर ज़्यादा, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इग्नोर नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? ये हमने अपने पहले लेक्चर के अंदर ही देख लिया था। पहले लेक्चर के अंदर क्या देखा था? लगभग 80 में से 30 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन से आते हैं, ठीक है ना। 30 क्वेश्चन के आसपास कॉम्प्रिहेंशन से आते हैं। कल को ये 35-40 भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर आधा पेपर ही कॉम्प्रिहेंशन से आ गया तो इतने बड़े पोर्शन को तो आप कभी भी मिस करके नहीं जा सकते, ठीक है ना। तो हो सकता है आपकी कॉम्प्रिहेंशन को लेकर कुछ कमियां हो, ठीक है। हमारी कोशिश रहेगी कि अगर किसी की कुछ कमियां हो तो हम उसको रिजॉल्व कर सकें। और क्या स्ट्रेटेजी लेके जा सकते हैं हम कॉम्प्रिहेंशन के अंदर, किस स्ट्रेटेजी के तहत हम कॉम्प्रिहेंशन से हमारी काबिलियत के हिसाब से कितना मैक्सिमम मार्क्स फैच कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक स्ट्रेटेजी हमको बनानी पड़ेगी कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कॉम्प्रिहेंशन में। क्या सारे कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन एक जैसे होते हैं? क्या नहीं होते। कुछ छोटे बड़े होते हैं, कुछ छोटे कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, कुछ बड़े कॉम्प्रिहेंशन होते हैं। हम ये देखेंगे कि मेरे लिए किस तरीके का कॉम्प्रिहेंशन सही रहता है। क्या मैं छोटे पैसेजेस को ईजिली सॉल्व कर पाता हूँ? अगर पैसेजेस शॉर्ट हैं तो क्या वो मेरे लिए अच्छे होते हैं? अगर पैसेजेस लॉन्ग है तो क्या मैं वो अच्छे से कर पाता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके की पूरी एक स्ट्रेटेजी देखेंगे, हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है पैसेजेस के अंदर, और हम किस तरीके से पैसेजेस को एक्यूरेटली अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसी के लेक्चर के अंदर, ठीक है। मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन पहले भी दिया हुआ है, आगे इसमें टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर, ठीक है। चलिए कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं, ठीक है। तो वही कॉम्प्रिहेंशन क्या कर रहे हैं हम, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करके करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज हम 2018 के यूपीएससी प्री के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक। अब देखिए कॉम्प्रिहेंशन के अंदर सबसे पहली बात कि पहले तो हमने हमेशा क्या कहा है, दो तरीके की तैयारी होगी। एक तैयारी एग्जाम से पहले की, और एग्जाम के 2 घंटे में आप क्या करेंगे, एग्जाम के 2 आवर्स में आप क्या करेंगे, एक तैयारी वो होगी, ठीक है। तो एग्जाम से पहले हमें स्ट्रेटेजी बनानी है। तो उसके अंदर हमें क्या करना है कि हमें देखना है प्रीवियस ईयर के पेपर के अंदर कि कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस कैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो जब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर, तो हमें देखने को मिलेगा कि पैसेजेस ज्यादातर 2 तरीके के हो रहे हैं। एक तो शॉर्ट पैसेजेस देखने को मिल रहे हैं। शॉर्ट पैसेजेस आपका लगभग कुछ 80 से 100 वर्ड्स का ही होता है, ठीक है ना। छोटा सा पैसेज होता है जिसके अंदर आपको एक क्वेश्चन करने को मिलता है, 1 क्वेश्चन होता है ज्यादातर, ठीक है ना। थोड़ा सा बड़ा पैसेजेस हो सकते हैं। लॉन्ग पैसेजेस के अंदर क्या होता है, लॉन्ग पैसेजेस, ठीक है। लॉन्ग पैसेजेस के अंदर आपको 200 वर्ड्स तक के भी पैसेजेस देखने को मिल सकते हैं, 300 वर्ड्स के भी देखने को मिल सकते हैं, और इसके अंदर 2 से 3-4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं इन तरीके के पैसेजेस के अंदर, ठीक है। तो हमें यह देखना है कि अब हमारे लिए कौन से वाले करने के लिए तरीके ज्यादा बेटर है, ठीक है। अभी देखिए कुछ लोग हैं, मतलब कई जगह आप जो कन्वेंशनल क्लासेस का अगर देखेंगे तो सी सेट के अंदर यही बताते हैं कि भैया इन्फ्रेंस का क्या मतलब होता है क्वेश्चन के अंदर, इम्प्लीकेशन पूछ रहा है तो उसका क्या मतलब होता है, कोरोलरी पूछ रहा है तो उसका क्या मतलब होता है, पैसेज को रीड कैसे करना चाहिए, स्किमिंग करनी चाहिए, जल्दी से रीड करना चाहिए स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है। तो वो सब चीजें तो हैं ही, ठीक है, कि अखबार ज्यादा पढ़ना चाहिए आपको, रीडिंग की हैबिट जिसकी अच्छी होती है, रीडिंग हैबिट अगर आपकी मौजूद है तो आप अच्छे से पैसेज को कर पाते हैं। ये सब सच बातें हैं, बिल्कुल सच बातें हैं। रीडिंग हैबिट है अगर किसी की अंदर, आप अखबार पढ़ते हैं रेगुलरली, तो पैसेजेस सॉल्व करना आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक है। तो अब अचानक से किसी ने नहीं करा तो मैं बोलूंगा कल से अखबार पढ़ना चालू कर दो, तो अक्टूबर में पेपर है, ठीक है ना। तो उतना तो हम नहीं जा सकते। तो अभी क्या करें कि बहुत ज्यादा रीडिंग हैबिट नहीं है मान लीजिए किसी की, ठीक है, तो क्या करना चाहिए वो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा अभी, ठीक है। तो ये सब चीजें तो है, रीडिंग हैबिट है। देखिए इसके अलावा फोकस, अगली इंपॉर्टेंट चीज जो है इसके अंदर है वो फोकस। कुछ लोग ऐसे हैं जो लंबे समय तक भी रीड कर सकते हैं और उनका ध्यान नहीं हटता है टॉपिक पे से, लंबे समय तक भी रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो उनका फोकस इतनी जल्दी भटकता नहीं है, ठीक है ना। चाहे कोई भी आ जाए, मेन का उससे कोई फर्क नहीं पड़ता विश्वामित्र, फोकस आपका हट नहीं रहा, ठीक है। तो इस तरीके के लोगों के लिए लॉन्ग पैसेजेस भी इजी रहते हैं। लॉन्ग पैसेजेस को वो सॉल्व करेंगे तो एक साथ 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी का फोकस इतना ज्यादा नहीं रहता है, ठीक है, फोकस इतना ज्यादा नहीं रहता है,
अगर आप छठी लाइन पढ़ रहे हैं तो दूसरी लाइन में क्या पढ़ा था ये आपको याद नहीं रह रहा है, ठीक है। उस केस के अंदर आपको क्या करना चाहिए, आपको शॉर्ट पैसेजेस टारगेट करने चाहिए, शॉर्ट पैसेजेस, ठीक है। शॉर्ट पैसेजेस आप टारगेट कर सकते हैं। मैं क्यों कह रहा हूं शॉर्ट पैसेजेस, क्योंकि ये 80 शब्द का ही 100 शब्द का ही है, तो आप कम, आपका फोकस थोड़ा सा भटक भी रहा है तो आप पैसेज को उस टाइम के अंदर तक पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है। और शॉर्ट पैसेजेस से भी काफी क्वेश्चन आते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि शॉर्ट पैसेजेस से क्वेश्चन कम आ रहे हैं, ठीक है ना। अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, 30 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो कई बार हम देख रहे हैं कि 30 में से लगभग 12 से 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो शॉर्ट पैसेजेस के रूप में भी होते हैं। तो शॉर्ट पैसेजेस के क्वेश्चन भी काफी ज्यादा होते हैं। तो अगर किसी को लगता है कि भाई मेरे पैसेजेस में लॉन्ग पैसेजेस कर रहा हूं, उसके अंदर एक्यूरेसी मेरी इतनी अच्छी नहीं आ रही है, लॉन्ग पैसेजेस के अंदर मेरा जो रीडिंग का वो तरीका है उसमें मेरे को टाइम ज्यादा लग रहा है, 2 घंटे के अंदर पेपर भी कंप्लीट करना है, तो मैं लॉन्ग पैसेजेस नहीं कर पा रहा हूं, तो आप क्या कर सकते हैं कि कॉम्प्रीहेंशन को अगर टारगेट करना है तो आधे कॉम्प्रीहेंशन को टारगेट करके शॉर्ट पैसेजेस के ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो इस चीज का खास कर ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी एग्जाम से पहले वाली तैयारी कि आपको रीड करना है, फोकस डेवलप करना है, थोड़ी सी वोकैबुलरी डेवलप करनी है, शब्दों के मीनिंग जानने की कोशिश करनी है, शॉर्ट पैसेजेस को टारगेट करना है या लॉन्ग पैसेजेस को टारगेट करना है, प्रैक्टिस करना है। ये तो हो गया एग्जाम से पहले, अभी से जो आप कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और जो अगली इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए वो 2 घंटे जो आप एग्जाम के अंदर बैठेंगे वो भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, ठीक है ना। वो 2 आवर्स अक्सर ये देखा जाता है कि वही सबसे ज्यादा मैटर करते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर क्या करना है, देखिए कई बार कुछ एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको जो रियल लाइफ में आपने फेस किए होंगे कई बार एग्जाम के अंदर, ठीक है। कई बार क्या होता है, आप एक सेंटर में गए हुए हैं एग्जाम देने के लिए, उस सेंटर के आसपास कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ठीक है, या आसपास कोई ऐसी दुकान है जहां बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, ठीक है। तो एग्जाम सेंटर में आपको शोर फेस करने को मिल सकता है, ऐसा होता है लोगों के साथ, ठीक है ना। तो अगर वहां पे आपको शोर फेस करने को मिल रहा है, ठीक है, तो आप क्या होता है पैसेज के अंदर फोकस नहीं कर पाते, सी सेट के अंदर, ठीक है। पैसेजेस, लॉन्ग पैसेजेस हैं, फोकस बहुत जरूरी है, शोर हो रहा है सेंटर के पास, आपकी क्लास के पास, तो फोकस नहीं कर पाते। इसलिए जब भी आप अभी भी प्रैक्टिस करें तो थोड़ा सा एक बार ऐसा ट्राई करके देखिए, टीवी चल रहा है, कुछ आवाज आ रही है, उसके साथ साथ पैसेज को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा अपने आप को इस चीज के लिए तैयार कीजिए कि कल को अगर मैं एग्जाम सेंटर के अंदर बैठा हूं और वहां किसी तरीके का शोर शराबा हो रखा है आसपास में जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं किसी को बोलूं भैया टीचर जाके वो शोर शराबा बंद कराओ आप जाके, तो हो सकता है उनके कंट्रोल में ना हो, वो ना कर पाए उस वक्त। तो उस चीज की भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है कि कोई आवाज चल रही है कटकट कटकट कटकट, उसके बावजूद भी हम क्वेश्चन को फोकस के साथ रीड कर पा रहे। तो इसकी भी थोड़ी सी, ऐसा मत सोचिए कि घर के अंदर मेरे को पंखे की आवाज भी नहीं चाहिए। आपका सरकारी कॉलेज के अंदर जो स्कूल के अंदर सेंटर होगा वहां पंखा कट 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 आवाज कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा कि आप इस चीजों से घबराएं नहीं, तो उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करके रख लीजिए पहले से, ठीक है ना। सरकारी स्कूलों के सेंटर्स आपको पता ही है, एग्जाम आप लोगों ने दिए ही होंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज, कई बार सेंटर के अंदर क्या होता है, जो टीचर्स आपके पास खड़े, इन्विजिलेटर्स जो खड़े हैं, वो 2 सर या मैडम आके आपस में एक दूसरे से बात करेंगे, अरे यार कल कहाँ गया था, मैं यहाँ गया था, वो मैडम बात कर रही है कि कौन से कलर की साड़ी ली, मैं इसकी शादी में गई थी, उसकी शादी में गई थी। कई बार मैंने भी फेस करा है कि टीचर्स आके बात कर रहे हैं, तो शर्म नहीं खानी है, उस समय शर्माना नहीं है उनको बोलने से, सीधे सीधे आप बोलिए उनको कि देखिए हम पैसेज पे फोकस कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, आप यहां से इस वक्त ये बात करना बंद कर दीजिए। छोटी सी बात है, आप लोग सब ये करते भी होंगे, पर मैं इसलिए कुछ लोगों को याद दिला रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है कि कई लोग ऐसा होता है जो मतलब अंदर से बोल नहीं पाते हैं ऐसा कि आप यहां बात मत कीजिए। तो बिल्कुल न घबराएं, इसके अंदर सीधे बताइए पैसेज के अंदर फोकस की बहुत जरूरत है। आप इस तरीके का माइंड का डायवर्जन नहीं बर्दाश्त कर सकते, पूरे करियर का सवाल है, ठीक है। तो वो वाली चीज का भी ध्यान रखना है कि आप किसी तरीके से आपका माइंड डाइवर्ट ना हो कॉम्प्रीहेंशन से, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार वही चीज रिपीट करके सुननी पड़े, वो रीड करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इसके अलावा टेबल जो है कहीं वो आपकी आवाज नहीं कर रही है, ये सब टेबल जो है आपकी वो ढिल नहीं रही है, इस तरीके की चीजें मतलब आपको देखनी है कि आपका जो माइंड डाइवर्जन है वो ना हो एग्जाम सेंटर के अंदर। तो उसके ऊपर भी फोकस करना है क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन रिक्वायर्स प्रैक्टिस बिफोर द एग्जाम। प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस इन ऑल काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, हर तरीके के एनवायरनमेंट में आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा बहुत कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा रिक्वायर्ड है आपके लिए फोकस, स्पेशली जो एग्जाम के 2 आवर्स हैं, ठीक है। तो ये बेसिक आपकी एक तरीके से स्ट्रेटेजी हो गई। मैं आपको आई होप सभी को समझ में आ रहा है कि मैं स्ट्रेटेजी के अंदर क्या बता रहा हूं। शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट पैसेजेस को अटेम्प्ट किया जा सकता है ज्यादा बेटर तरीके से अगर किसी को लगता है कि उसका फोकस ज्यादा नहीं रहता है
या फिर वो थोड़ा सा भूल जाता है अगर आगे रीड करता है या फिर रीडिंग हैबिट नहीं है, ठीक है। और अगर आपकी रीडिंग हैबिट है तो आप ऑब्वियसली पैसेज के अंदर लॉन्ग पैसेजेस को भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर जब हम देखेंगे तो किस तरीके के सवाल आ रहे हैं, उसी के साथ हम आगे की स्ट्रेटेजी उस तरीके के क्वेश्चन को हैंडल करने को देखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे अचानक से आपको ये सब अभी नहीं बता रहा कि इन्फ्रेंस का क्या मतलब होता है, इंप्लीकेशन का, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे हम साथ साथ देखते जाएंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास के अंदर 2018 के सीसेट के पेपर में जो शॉर्ट पैसेजेस आए थे, शॉर्ट पैसेजेस, उनको हम टारगेट कर रहे हैं आज की क्लास के अंदर, ठीक है। आई होप सभी को समझ आ रहा है कि आज की क्लास के अंदर हम क्या टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, चलिए पहला पैसेज उठा लीजिए, ठीक है। रीड कर पा रहे होंगे, अगर आप डाउनलोड कर लीजिए, अगर आपको प्रॉपर तरीके से ना दिखाई दे रहा हो तो पेपर डाउनलोड करके भी रख सकते हैं, यहाँ पे आप अपने साइड में रख के देख सकते हैं क्या क्या हो रहा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। तो पहला पैसेज, ठीक है, चलिए क्या कह रहा है पहला पैसेज, ठीक है। ग्लोबल पॉपुलेशन वॉज अराउंड 1.6 बिलियन, थोड़ा सा तेज रीड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, कि टुडे इट इज अराउंड 7.2 बिलियन, रीसेंट एस्टिमेट प्रिडिक्ट ग्लोबल पॉपुलेशन इतनी कह रहा है रीसेंट, थोड़ा सा अंडरलाइनिंग करने की भी प्रैक्टिस रखनी है, ठीक है ना, थोड़ा सा अंडरलाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है, पैसेज के अंदर आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ग्रोथ प्रिडिक्ट की जा रही है ग्लोबल पॉपुलेशन की 9.6 बिलियन और 2100 तक इतनी की जा रही है, ठीक है ना। तो ग्लोबल पॉपुलेशन की बात हो रही है, ठीक है, थोड़ा सा रीड करके समझ में आ रहा है। अनलाइक यूरोप में वेयर देयर 3 to 4% ऑफ पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, आप भी रीड करते जाइए थोड़ा सा, ठीक है। तो साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे हम, आप भी इसको मेरे साथ साथ ही प्रैक्टिस कीजिए, यहीं पे कोशिश कीजिए और अपना आंसर मैच करने की कोशिश कीजिए, फिर हम जब मैं बताऊंगा तो आप पॉज करके रीड कर लीजिए, अपना आंसर सोच लीजिए, फिर हम क्लास के अंदर अभी इसी के अंदर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। 3 to 4% ऑफ 47% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर, 47% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर, वेल इन सर्विसेज सेक्टर it is expected that around 2030 when India overtakes China as the world most populous country, तो ये भी कह रहा है कि 2030 तक चाइना को हम ओवरटेक कर देंगे मोस्ट पॉपुलस कंट्री के रूप में। इसके बावजूद भी 42% जो इंडिया की पॉपुलेशन है विल बी स्टिल बी प्रीडोमिनेटली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, ठीक। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर पैसेज को हमें थोड़ी सी एक थीम समझ लेनी है। जब भी आप पैसेज को थोड़ा सा रीड करें तो आपको पैसेज की थोड़ी सी थीम समझ लेनी है, किस चीज के ऊपर बात हो रही है। तो बेसिकली इस पैसेज के अंदर क्या बात हो रही है, एक तो बढ़ती पॉपुलेशन की बात हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज की बात हो रही है, ठीक है ना, और बात हो रही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कितने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कितने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है, और इंडिया की बात कर रही है कि इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कितने परसेंट पॉपुलेशन है, ठीक है ना, और आने वाले समय के अंदर भी इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर के ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट रहेंगे। तो एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर के अंदर कितने परसेंट पॉपुलेशन डिपेंडेंट है, ये एक तरीके से थोड़ी सी थीम हो गई, इतना समझ में आ गया, जल्दी से थीम पकड़ ली। अब क्वेश्चन के पास चल जाते हैं, ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल इन्फ्रेंस इन्फर किया जा सकता है क्या, निष्कर्ष सा। देखिए ऐसे इन्फ्रेंस कंक्लूजन ज्यादा इसमें दिमाग में बहुत ज्यादा होशियार नहीं बनना है कि मतलब आप देखेंगे कई सारी सीसेट की क्लास में ऐसा होता होगा कि बताते होंगे अरे कंक्लूजन का मतलब ये होता है, इन्फ्रेंस का मतलब ये होता है, इंप्लीकेशन बहुत ही अलग शब्द है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है अलग शब्द, लेकिन इतना ज्यादा इसका हेडेक नहीं लेना है कि वहां पे सोचने बैठ गए यार इन्फ्रेंस तो बहुत अलग चीज होती है, कंक्लूजन कुछ अलग चीज होती है, इतना ज्यादा उसका स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, मोस्ट लॉजिकल, ठीक है, मोस्ट जब लगा दिया यानी कि इसका मतलब यह है कि चारों के चारों लॉजिकल और रेशनल इन्फ्रेंस हो सकते हैं, लेकिन सवाल क्या पूछा गया है कि आपके हिसाब से सबसे ज्यादा लॉजिकल और रेशनल इन्फ्रेंस क्या है। इन्फ्रेंस यानी कि एक तरीके से आपने क्या इसमें से निष्कर्ष टाइप निकाल सकते हैं इस पैसेज से, ठीक है। तो थोड़ा सा थीम पता होगी तो ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, चलिए ठीक है, कि क्या कह रहा चाह रहा है पैसेज। तो पहला जो है वो है उसको देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है प्रॉस्पेरिटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज क्रिटिकल इंपॉर्टेंस टू इंडिया, ठीक है। क्रिटिकल थोड़ा सा वैसा शब्द यूज किया गया है, लेकिन ठीक है, चलिए देखिए पैसेज के अंदर इन्फरेंस पूछा गया है। तो कई बार आपने जीएस के पेपर के अंदर आपने अभी हाल ही में आपकी क्लास भी चली होंगी, कुछ आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा, तो आपने देखा होगा कि यूपीएससी के अंदर जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हैं
उसको आपने जीएस के पेपर के प्रैक्टिस के अंदर देखा होगा कि ज्यादातर वो सही नहीं होते हैं, ठीक है। आप उसको यहाँ पैसेज पे फुली तरीके से लगाने की कोशिश ना कीजिएगा कि वहां पे एक्सट्रीम स्टेटमेंट हमेशा ही यहां पे भी वही रूल लगेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर पैसेज के अंदर एक्सट्रीम स्टेटमेंट यूज किया गया है, पैसेज के अंदर एक्सट्रीम टोन यूज की गई है, तो आपके आंसर में भी एक्सट्रीम टोन हो सकती है। यह बात समझ में आ रही है? आंसर में भी एक्सट्रीम टोन हो सकती है, लेकिन कब? अगर पैसेज में एक्सट्रीम टोन है। पहली बात तो ये समझ में आ रही है बात, तो ठीक है। तो इसलिए आप इसे इसलिए नकार मत देना कि हमने जीएस में ये पढ़ा था कि भाई एक्सट्रीम सही नहीं होता, अभी बिल्कुल उस तरीके से ना सोचें, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या है? प्रॉस्पेरिटी ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। थोड़ा सा जो मैच कर रहा है, थोड़ा सा ये मैच कर रहा है प्रॉस्पेरिटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि बार बार क्या बात की जा रही है इसके अंदर? ये बात की जा रही है कि भारत की जो जनसंख्या का अधिकतर हिस्सा है वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट है। और ये भी कह रहा है पैसेज के अंदर कि इवन इफ इंडिया कंटिन्यूज टू डू वेल इन सर्विसेज सेक्टर एंड मैन्युफैक्चर सेक्टर, इट इज एक्सपेक्टेड, ठीक है, उसके बावजूद भी 42% जो है वो इंडिया पॉपुलेशन डिपेंडेंट होगी एग्रीकल्चर के अंदर, यानी जनसंख्या का एक मेजर हिस्सा एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट रहेगा। तो यानी कि एग्रीकल्चर के ऊपर जनसंख्या का मेजर हिस्सा है, तो एग्रीकल्चर की खुशहाली भारत के लिए इंपॉर्टेंस तो रहेगी, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अभी इसके ऊपर अटकते नहीं है यहीं पे, ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये पहला वाला, इसको अभी हम नकार नहीं रहे, ठीक है। दूसरा वाला, इंडियन इकोनॉमी ग्रेटली डिपेंड्स ऑन इट्स एग्रीकल्चर। अब पैसेज की जो दूसरी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दूसरी चीज आपकी पैसेज की क्या आपको फोकस में रखनी है, ठीक है। पहली जो देख लिया हमने कि मतलब उसको तेजी से रीड कर लिया है, थीम देख लिया। दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि कभी भी पैसेज के अंदर खुद से कुछ अजम्पशन मत लेके आइए, खुद के अजम्पशन मत लेके आइए। देखिए कई बार क्या होता है कि पैसेज मान लीजिए ग्रीन हाउस गैस एमिशन पे, ठीक है ना, ग्रीन हाउस गैस एमिशन पे, और ग्रीन हाउस गैसेस की आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है, लेकिन आप वो नॉलेज पैसेज के ऊपर अपनी नॉलेज मत घुसेड़ी। बात समझ में आ रही है? जो पैसेज में लिखा है उसी से ही आंसर निकालेंगे, या फिर जो पैसेज में एक्सप्लिसिट है या इम्प्लिसिट है। एक्सप्लिसिट यानी अलग से मेंशन्ड है, या फिर बिटवीन द लाइंस लिखा हुआ है, ठीक है। दो तरीके से हो सकता है, एक्सप्लिसिट हो सकता है कुछ, या इम्प्लिसिट हो सकता है, यानी कि कुछ ऐसा है जो कि लाइनों के बीच में आपको समझ में आ रहा है, या फिर कुछ लाइनों के अंदर ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो वो दो तरीके से चीजें हैं। आप इन दोनों के अलावा अपनी नॉलेज पैसेज के अंदर हमें जबरदस्ती नहीं घुसेड़नी है, ठीक है। तो भारतीय इकोनॉमी, आपने भले ही इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा हो कि एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है, आपने शायद पढ़ा हो कहीं पे, लेकिन वो आपने वहां पढ़ा है, वहां की नॉलेज वहीं रखिए। कभी भी सी सेट के पैसेज के अंदर आप अपनी एक्सटर्नल नॉलेज इस पैसेज के अंदर ना घुसेड़े। क्या यहां पे कहीं पे भी कहा गया है कि इंडियन इकोनॉमी की बात कहीं हुई है कि ग्रेटली डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर? कहां है यहां पे इंडियन इकोनॉमी? पैसेज के अंदर बात की गई है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था के बारे में बात चल रही है? क्या बात चल रही है? केवल एग्रीकल्चर सेक्टर की और उसमें एम्प्लॉयड होने वाले लोगों की संख्या की, एग्रीकल्चर सेक्टर और उसके अंदर एम्प्लॉयड होने वाले संख्या की। तो इंडियन इकोनॉमी की तो कहीं ऐसी खास बात नहीं हो रही है, और ऊपर से ग्रेटली डिपेंड्स, तो कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं दिखाई दे रहा है कि ये कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर से भारतीय अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा बहुत ज्यादा, ठीक है, कहीं मेंशन नहीं है। तो सीधे सीधे इसको गलत कर दे रहे हैं, ठीक है ना, गलत कर दे रहे हैं, ठीक है। अगले इस पे चलिए, इंडिया शुड टेक स्ट्रिक्ट मेजर्स टू कंट्रोल इट्स रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, देखिए ग्लोबल पॉपुलेशन कैसे बढ़ी है वो बताया है ऊपर, ठीक है ना। भारत को अपनी जनसंख्या कम होनी चाहिए, कम करनी है, बिल्कुल कहीं मेंशन नहीं है पैसेज के अंदर। एक बार ध्यान से देखिए, पहला दूसरा वाला तो हमने गलत कर ही दिया कि ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। यहां पे कहीं मेंशन नहीं है कि इंडिया को स्ट्रिक्ट मेजर्स, कहीं पे ऐसी कुछ इशारा नहीं किया जा रहा है। पॉपुलेशन ग्रोथ की कोई बात नहीं की गई है पैसेज के अंदर, ठीक है। आपने ये नहीं है कि खुद ने कहीं पढ़ रखा हो, हाँ यार बात तो सही है, भारत के अंदर जनसंख्या जो नियंत्रण तो होना चाहिए, बहुत तेजी से जो ग्रो हो रही है, बात तो सच कह रहा है, लेकिन पैसेज में मेंशन्ड है क्या? पैसेज में पॉपुलेशन, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ की बात नहीं की जा रही है। पैसेज में बात की जा रही है एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट पॉपुलेशन की,
ठीक है ना। ये नहीं कहा जा रहा है कि भारत के अंदर पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसको घटाना है। पैसेज के अंदर बात हो रही है एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट पॉपुलेशन की, तो इसलिए ये ऑप्शन भी पैसेज के हिसाब से कहीं से ये उसका निष्कर्ष नहीं है, ठीक है ना, इन्फ्लुएंस नहीं है। तीसरे, ये चौथी वाली लाइन पे चलते हैं। इंडियाज फार्मिंग कम्युनिटीज शुड स्विच ओवर टू अदर ऑक्यूपेशन टू इंप्रूव देयर इकोनॉमिक कंडीशंस, कि अगर उनको अपनी आय सुधारनी है, आर्थिक स्थिति सुधारनी है, तो उनको दूसरे ऑक्यूपेशन की तरफ चला जाना चाहिए। देखिए, इवन इफ इंडिया, यहां क्या लिखा है, इवन इफ इंडिया कंटिन्यूज टू डू वेल इन सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, इट इज एक्सपेक्टेड कि उसके बावजूद भी 42% भारत की जनसंख्या एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट रहेगी। कहीं पे ऐसा इशारा नहीं दिया गया है कि अगर एग्रीकल्चर से लोग मैन्युफैक्चरिंग में चले गए या सर्विसेज में चले गए तो इनकी स्थिति बेटर हो जाएगी। आपने पढ़ा होगा कहीं पे कि हाँ भाई, अगर फार्म में छोड़ के अगर सबको हम मेक इन इंडिया में जॉब दिला देंगे, तो मोदी जी ने बोला था, मेरे को याद है, मेक इन इंडिया में चले गए, मजा आ जाएगा, करोड़ों की नौकरियां लगेंगी सबकी, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कहीं। कोई मतलब नहीं है। पैसेज में लिखा हुआ है क्या? पैसेज में बात की गई है स्विच ओवर की, कहीं पे बोला गया है कि लोग इधर से उधर चले जाएंगे, फार्मिंग से उधर चले जाएंगे तो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बेटर होगी? कहीं नहीं मेंशन है, सीधे सीधे गलत हो गया। तो अब बचा कौन सा एक ऑप्शन? सीधा सा ऑप्शन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? इस ऑप्शन के अंदर, इस ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है कि प्रॉस्पेरिटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि जो पेंशन के अंदर, उसके अंदर पैसेज के अंदर मेंशन है कि एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रॉस्पेरिटी जरूरी है। क्यों? क्योंकि 42% आगे चल के भी लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट रहेंगे, ये लिखा है ना पैसेज के अंदर, ठीक है। तो अगर भारत के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रॉस्पेरिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इन सब के मुकाबले इन तीनों, मैं ये नहीं कह रहा कि सबसे, यही सबसे खतरनाक इन्फ्लुएंस है इस पैसेज का, लेकिन इन चारों में सबसे ज्यादा जो लॉजिकल लग रहा है, रेशनल लग रहा है निष्कर्ष, वो आपका 7 का ए हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट पैसेज की ओर। चलिए, ठीक है, चलिए अगले पैसेज की ओर जाते हैं। अगला पैसेज देखिए क्या कह रहा है, ठीक है। मैनी पैथोजेंस, आप इसको पॉज करके मतलब आधे मिनट का टाइम लीजिए और रीड कीजिए, ठीक है। आधे मिनट का टाइम लीजिए और इसे रीड कीजिए, फिर हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। फूड कंटेमिनेशन कैन अकर फ्रॉम एनी स्टेज फ्रॉम फार्म टू प्लेट। चलिए, ठीक है, देख लिया आपने, चलिए ठीक है, थोड़ा सा रीड कर लिया। अब जाते हैं क्या पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर। विच इज द मोस्ट लॉजिकल कोरोलरी, ठीक है, लॉजिकल, मोस्ट लॉजिकल कोरोलरी, यानी कि एक तरीके से वही उसी के टाइप का हो जाएगा आपका निष्कर्ष। ठीक है, तो घबराना नहीं है कि निष्कर्ष टाइप, ये कोरोलरी पूछ लिया है, वो इन्फ्रेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस, इतना नहीं घबराना है। कोरोलरी भी तो आपका निष्कर्ष टाइप का ही होता है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा लोग मैंने देखे कि इस चीज का स्ट्रेस ले लेते हैं कि यार इम्प्लीकेशन और ये अलग अलग शब्द हो रहे हैं, बहुत ज्यादा उसका स्ट्रेस नहीं लेना है। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, सही बात है बिल्कुल, लेकिन अभी तो आप इसको निष्कर्ष के रूप में ही ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन आपने रीड कर लिया है, ठीक है। मोस्ट लॉजिकल यानी कि सारे लॉजिकल हो सकते हैं, हाँ, सारे के सारे ये लॉजिकल हो सकते हैं, लेकिन हमें कौन सा बताना है, मोस्ट लॉजिकल क्या होगा, ठीक है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। चलिए पहला ऑप्शन पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है, विथ मोर ऑप्शंस फॉर फूड कम मोर रिस्क, ठीक है। तो इधर चाहिए फूड कंटेमिनेशन कैन अकर फ्रॉम फार्म टू प्लेट। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ फूड प्रोडक्शन इंक्रीजेस कंज्यूमर्स वल्नरेबिलिटी बाय मेकिंग फूड हार्डर टू रेगुलेट, ठीक है। तो यानी कि फूड जो है अलग अलग जगह से आ रहा है, ठीक है। यहां पे कह भी रहा है WHO कि वी हैव वर्ल्ड ऑन आवर प्लेट, यानी कि मोर ऑप्शन ऑफ फूड्स हैं। और ये क्या कह रहा है, मैनी पैथोजेंस है दैट कॉज फूड बोर्न इलनेस आर अननोन, ठीक है ना। तो यानी कि
कुछ कुछ बात तो थोड़ी सी मैच कर रही है, ठीक है, कि ज्यादा फूड ऑप्शंस हो गए हैं, ग्लोबलाइजेशन ऑफ फूड हो गया ना। ग्लोबलाइजेशन ऑफ फूड का मतलब ही क्या है कि फूड के ज्यादा ऑप्शंस, यही तो है। इंक्रीजेस कंज्यूमर्स वल्नरेबिलिटी, यानी कि रिस्क बढ़ा रहा है। कंज्यूमर्स वल्नरेबिलिटी क्या होती है, रिस्क ही तो है। तो थोड़ा सा ये सही लग रहा है, इसे गलत नहीं कह सकते अभी हम, ठीक है ना, पूरी तरीके से। आगे बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। फूड प्रोसेसिंग इज द सोर्स ऑफ ऑल फूड बोर्न इलनेस, ठीक है। तो पहली बात थोड़ा सा एक्सट्रीम, मैंने कहा पहले अगर पैसेज के अंदर एक्सट्रीम है तो फिर आंसर में भी एक्सट्रीम हो सकता है, ठीक है, लेकिन पैसेज के अंदर पहली बात तो फूड प्रोसेसिंग की कहां एक्सप्लिसिटली बात नहीं हुई है। यहां पे क्या बोला है, फूड कंटेमिनेशन कैन अकर एट एनी स्टेज फ्रॉम फार्म टू प्लेट। तो थोड़ा सा यहां पे फूड प्रोसेसिंग, फार्म टू प्लेट के बीच जाने के अंदर थोड़ी सी फूड प्रोसेसिंग तो होती है, पर इस सोर्स ऑफ ऑल फूड बोर्न इलनेस, क्या प्रोसेसिंग से ही हो रही है सारी प्रोसेसिंग से जरूरी नहीं है, ठीक है ना। कहीं पे ऐसा मेंशन नहीं है कि इसी की वजह से प्रोसेसिंग जो बीच में हो रही है उसकी वजह से हो रही है। कैन अकर एट एनी स्टेज, ठीक है, प्रोसेसिंग के अलावा कहीं पे भी हो सकती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमें इतना ज्यादा तरीके से सही नहीं लग रहा है। एक तो फूड प्रोसेसिंग की कहीं हमें खास बात दिखाई नहीं दे रही है, हाँ थोड़ी जगह मेंशन है स्टेज जो है फ्रॉम फार्म टू प्लेट, तो प्रोसेसिंग थोड़ा सा समझ में आ रहा है, लेकिन सोर्स ऑफ ऑल फूड बोर्न, यानी कि फूड प्रोसेसिंग के अलावा और तो कहीं और से इलनेस हो ही नहीं सकती, तो ऐसा कहीं नहीं हो सकता, ऐसा कहीं नहीं लिखा है इसके अंदर, ठीक है। कहीं ऐसा एक्सप्लिसिटली मेंशन या इंप्लिसिटली भी हमें नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए अगली लाइन के ऊपर चलते हैं। तो ये हमें इतना ज्यादा सही नहीं लग रहा है पहले के मुकाबले, अगर बात की जाए तो ये इतना ज्यादा सही नहीं लग रहा है, ठीक है। अगले पे चलते हैं। वी शुड डिपेंड ऑन लोकली प्रोड्यूस्ड फूड ओनली। अब बताइए इसमें कहां बात की जा रही है लोकली प्रोड्यूस्ड फूड की। इसमें यह कहा है कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ फूड जो है उसको इंक्रीज करने से वल्नरेबल तो हुआ है, लेकिन ऐसा कहां लिखा हुआ है कि लोकल खाओगे तो बीमार नहीं पड़ोगे? कहीं लिखा हुआ है क्या? अपनी मर्जी से नहीं सोचना है। जब उसने नहीं लिया है और कहीं उसकी बातों से ऐसा लग भी नहीं रहा है कि वो ये कह रहा है वी शुड डिपेंड ऑन लोकली प्रोड्यूस्ड फूड ओनली, केवल वही खाए। हो सकता है क्या किसी जगह पे तो लोकली फूड शायद हो ही ना कुछ खास, ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे ऐसा एक्सप्लिसिट या इंप्लिसिटली कहीं पे समझ नहीं आ रहा है कि लोकली प्रोड्यूस फूड की कहीं बात की गई हो कि केवल वही खाइए तो बीमार नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमें गलत लग रहा है, ठीक है। इसके बाद अगला, ग्लोबलाइजेशन ऑफ फूड प्रोडक्शन शुड बी कर्टेल्ड, शुड बी कर्टेल्ड, ठीक है। अब बताइए पूरे इसके अंदर ग्लोबलाइजेशन ऑफ फूड प्रोडक्शन, ये देखिए एक तो पहली बात तो ये पॉजिटिव चीज है ग्लोबलाइजेशन ऑफ फूड प्रोडक्शन, लेकिन बाहर की नॉलेज हमें अपने पैसेज के अंदर नहीं लगानी है, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है कि फूड पॉइजनिंग गो अनरिपोर्टेड द ट्रू एक्सटेंट ऑफ, वो कह रहा है कि कई सारी फूड पॉइजनिंग की चीज रिपोर्ट नहीं हो रही है, ठीक है। फूड कंटेमिनेशन फार्म से लेकर प्लेट में कई जगह पे फैल रहा है, तो जरूरी नहीं है कि फार्म अमेरिका में हो और प्लेट इंडिया की हो, ये इंडिया के फार्म से इंडिया के प्लेट में भी फैल सकता है, यहां पे कहीं मेंशन नहीं है, ठीक है। पहली बात तो इसने कहीं नहीं कहा कि लोकल फूड से कोई दिक्कत नहीं होगी, पहले तो वो कह रहा है कि खेत से प्लेट तक आने के अंदर ही कंटेमिनेशन हो जाता है, फिर वो आगे कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ फूड प्रोडक्शन की वजह से कंज्यूमर वल्नरेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, क्योंकि फूड को रेगुलेट करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन अगर फूड को रेगुलेट कर लेते हैं तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ फूड प्रोडक्शन की प्रॉब्लम भी थोड़ी कमी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि भाई ग्लोबलाइजेशन ऑफ फूड प्रोडक्शन को रोक दो, ऐसा कहीं पे ये पैसेज आपको इतना ज्यादा इस पे फोकस नहीं दे रहा है कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ फूड प्रोडक्शन को रोक दीजिए आप, कि आप इंडिया में पिज्जा मत खाइए, बर्गर मत खाइए वहां का, यही तो बात है ना। कि अगर इसका कहने का क्या मतलब है स्टेटमेंट का कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ फूड प्रोडक्शन शुड बी कर्टेल्ड, शुड बी कर्टेल्ड, एकदम स्टेटमेंट हार्ड होके कह रहा है एकदम कि करना ही चाहिए, कर्टेल कर ही देना चाहिए। कहीं पे ऐसा एक्सट्रीम स्टेटमेंट पैसेज के अंदर यूज नहीं किया गया है। अगर पैसेज के अंदर एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं यूज किया गया है तो आंसर के अंदर भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं होगा, तो ये भी आपका गलत हो जा रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, अगेन इसका विथ मोर ऑप्शंस फॉर फूड कम्स मोर रिस्क, ये वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगले पैसेज की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला पैसेज क्या कह रहा है, ठीक है, अगले पैसेज को रीड करते हैं, ठीक है। आई एम अ साइंटिस्ट प्रिविलेज टू बी समबडी, अब मैं इसको पॉज करके आप देखिए, रीड करिए, कोशिश करिए इसको पॉज करके, और फिर हम क्वेश्चन अपना आंसर देखिए और फिर मैच कराइए कि जो हमने अभी तक जो सोचा है, ठीक है, उस हिसाब से आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
ठीक है, चलिए तो रीड कर लीजिए पॉज करके। चलिए ठीक, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल इन्फ्रेंस। मोस्ट, अगेन मोस्ट लिखा है, सारे के सारे इन्फ्रेंस हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस यानी कि नतीजा जो आप निकाल सकते हैं इससे, ठीक है ना, इन्फर कर सकते हैं इस पैसेज से, ठीक है। तो पहले वाली लाइन के ऊपर चलते हैं, पहले ऑप्शन के ऊपर। इट इज फेथ एंड नॉट साइंस दैट कैन फाइनली सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। तो यहां पे इट इज, देखिए, बट इट इज क्लियर दैट द सम रियली इंपॉर्टेंट दैट साइंस कैन नॉट रियली आंसर। यानी क्या कह रहा है कि कुछ ऐसे सवाल हैं, ऐसा क्लियर है कि कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका साइंस जवाब नहीं दे सकता, ठीक है। तो why is there something instead why we are here in those domains I found, उन क्षेत्रों में जहां साइंस जवाब नहीं दे सकता वहां फेथ जो है वो बेटर आंसर देता है। यानी क्या कह रहा है स्टेटमेंट कि जहां साइंस काम नहीं कर रहा है वहां पे कुछ जगह पे फेथ बेहतर जवाब दे रहा है। पर क्या कहीं ये लिखा है कि सारे जवाब दे देगा फेथ? कहीं स्टेटमेंट मेंशन्ड है ऐसा कि सारे जवाब फेथ से मिल जाएंगे? ऐसा सारे जवाब फेथ से मिल जाएंगे कहीं नहीं लिखा हुआ है। हाँ, जहां पे साइंस नहीं दे सकता वहां कुछ जगह पे फेथ आंसर दे सकता है, बट ये कहीं नहीं लिखा कि साइंस तो दे ही नहीं सकता और फेथ सारे जवाब दे सकता है, कहीं नहीं किया जाए। थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया। एक्सट्रीम क्योंकि पैसेज में यूज नहीं है तो आंसर में भी यूज नहीं होएगा, ठीक है। एक्सट्रीम स्टेटमेंट इफ नॉट यूज्ड इन पैसेज तो फिर आंसर के अंदर भी नहीं यूज होगा। चलिए ठीक है, अगला, साइंस एंड फेथ कैन बी म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर प्रॉपर डोमेन्स आर अंडरस्टूड, ठीक है। यानी कि यहां पे क्या बोल रहा है कि कुछ क्वेश्चन साइंस जवाब नहीं दे सकता है, ठीक है। यानी कुछ के दे सकता होगा, अगर सम क्वेश्चन साइंस नहीं जवाब दे सकता है, साइंस नहीं दे सकता तो सम क्वेश्चन साइंस सॉल्व कर देता होगा, और जो साइंस नहीं दे रहा है उसको क्या कह रहा है, वो फेथ से हो जा रहे हैं जवाब। यानी कि कुछ क्वेश्चंस फेथ से सही हो जाएंगे और कुछ क्वेश्चंस आपके साइंस से सही हो जाएंगे। यानी दोनों मिलके अगर हम दोनों को समझें, यही तो कह रहा है ना पैसेज कि अगर हम दोनों को समझें तो काम चल जाएगा। तो थोड़ा सा ये बात हमें, ये वाली लाइन थोड़ी सी सही लग रही है, ठीक है। तो इसको आगे और देखते हैं, क्या इससे अच्छा कोई है क्या? इससे अच्छा इन्फ्रेंस भी तो हो सकता है ना। सीधे इसको मत लगा दीजिएगा आंसर में। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है यार ये बिल्कुल सही लग रहा है, इसको लगा दे, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोस्ट लॉजिकल। क्या पता अगला वाला इससे भी ज्यादा लॉजिकल इन्फ्रेंस हो, ठीक है। तो अगले वाले को भी हम रीड करेंगे, सीधे भी मत लगा दीजिएगा। देयर आर सम वेरी फंडामेंटल क्वेश्चंस व्हिच कैनॉट बी आंसर्ड बाय ईदर साइंस और फेथ। कहां पे लिखा हुआ है ऐसा बताइए? फाइंड इट ऑडली anachronistic that in today's day there seems to be a widespread presumption that are incompatible, ठीक है। तो यानी पूरे पैसेज के अंदर ऐसे कोई सवाल की बात नहीं की गई है जो दोनों ही जिसका जवाब ना दे सकें, ठीक है ना। वेरी फंडामेंटल क्वेश्चंस, ये तो एक्सट्रीम वेरी फंडामेंटल क्वेश्चंस कहां यूज किया गया है? वेरी फंडामेंटल, कहीं एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट दिखाई दे रहा है क्या कि बहुत फंडामेंटल क्वेश्चंस की बात हो रही हो? पहली बात तो उन क्वेश्चंस की बात ही नहीं हुई है, और ऐसा तो कहीं नहीं बोला गया है कि ऐसे भी क्वेश्चंस हैं। ये पैसेज के अंदर कहीं नहीं मेंशन है ऐसा कि ऐसे भी क्वेश्चन है जिसका जवाब जिसका जवाब जो है वो ना तो साइंस दे सकता है ना फेथ दे सकता है। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी हम गलत कर देंगे। अब चौथे पे चलते हैं, क्या पता ये बी वाले से अच्छा हो ऑप्शन। देखते हैं क्या कह रहा है। In today's culture, scientific views are given more importance than spiritual views. Today's culture, तो यहां देखते हैं लास्ट लाइन के अंदर लिखा हुआ है, I find it oddly anachronistic. Anachronistic आप थोड़ी सी वो क्या सही करेंगे, anachronistic मतलब कि समय के हिसाब से थोड़ी सी गड़बड़ वाली बात, ठीक है ना। That in today's culture there seems to be widespread presumption that scientific and spiritual views are incompatible. यानी कि स्टेटमेंट क्या है कि साइंटिफिक विचारधारा और स्पिरिचुअल विचारधारा जो है वो इनकम्पैटिबल है, एक दूसरे से मैच नहीं खाती हैं, इनकम्पैटिबल है, एक दूसरे के साथ अच्छे से नहीं रहेंगी। पर कहीं ये नहीं कहा है कि साइंटिफिक बेटर है या स्पिरिचुअल बेटर है। तो इन टुडेज कल्चर, ठीक है, जो स्टेटमेंट मेंशन्ड ही नहीं है उसको हम क्यों अपनी तरफ से जोड़ें, ठीक है। तो इन टुडेज कल्चर
साइंटिफिक व्यूज आर गिवन मोर इंपॉर्टेंस देन स्पिरिचुअल व्यूज, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आई होप सभी को समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये। तो ये वाला जो डी वाला जो ऑप्शन है ये भी आपका, एक सेकेंड, ठीक है, चलिए डी वाला जो ऑप्शन है ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर है सभी को कि बी वाला ऑप्शन कैसे सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगले पैसेज की ओर आगे बढ़ते हैं, चौथा पैसेज जो है। ठीक है, चलिए इसको भी पॉज करके आप रीड कर सकते हैं, रीड कर लीजिए पैसेज को, पैसेज को रीड कर लीजिए, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आपने रीड कर लिया होगा तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पॉज करके रीड कर लीजिएगा, ठीक है ना, और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए उसके बाद। ठीक है, तो क्या कह रहा है, दो हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम, आई एम एंशियस दैट इंडिया शुड circles and bind and contain her and divide her people and suppress vast numbers of them and prevent the free development of the body and the spirit. Though I seek all this, yet I do not wish to cut myself off and from the past completely. I am proud of that great inheritance that has been and I am conscious that I too, like all of us, will link in that it goes back to the dawn of history in the immemorial past of India. ठीक है, तो अब ऑथर क्या चाह रहा है, to get rid itself of certain past bonds because he is not able to see the रेलेवेंस ऑफ द पास्ट। कहीं पे देखिए एक सेकंड, ठीक है, तो फिर यहां पे क्या कह रहा है वो ऑथर कि ही इज नॉट एबल टू सी द रेलेवेंस ऑफ द पास्ट। ठीक है, तो हमें यह बताना है कि ऑथर जो है वो अपने आप को रिड करने को कह रहा है, मतलब छुटकारा चाह रहा है सर्टेन पास्ट बॉन्ड से। यहां पे लिखा हुआ ना स्टेटमेंट क्या, दैट आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ द पास्ट ट्रेडिशन। ठीक है ना, तो यहां पे क्या लिखा है, आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम दैट पास्ट कंप्लीटली। ठीक है ना, ठीक है, आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, जो पीछे से हुआ है मतलब हिस्ट्री के अंदर, उसको वो प्राउड भी है। तो ही इज नॉट एबल टू सी द रेलेवेंस ऑफ द पास्ट, वो पास्ट के रेलेवेंस को नहीं देख पा रहा है, ऐसा कहीं नहीं मेंशन्ड है। उल्टा ये लिखा हुआ है कि वो प्राउड है ग्रेट इनहेरिटेंस पास्ट के। ठीक है ना, ठीक है, तो वो पास्ट की ट्रेडिशंस और कस्टम्स के खिलाफ है, पूरे पास्ट के खिलाफ नहीं है। ठीक है, अगर ही इज नॉट एबल टू सी द रेलेवेंस ऑफ पास्ट कस्टम्स एंड ट्रेडिशन होता तो समझ में आ रही है बात। ठीक है, लेकिन ट्रेडिशंस और नहीं, पूरे पास्ट की बात कर दी है, नॉट एबल टू सी। ठीक है, तो ये नहीं कह सकते इसको। ठीक है, पूरी पास्ट की बात को सही नहीं मानेंगे, पास्ट के ट्रेडिशन और कस्टम के तो वो डिस्कार्ड कर चुका है, उनका रेलेवेंस शायद उसे ना दिख रहा हो, लेकिन पूरे पास्ट का उसने नहीं बोला है। ठीक है, उसने क्या लिखा है कि आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस। ठीक है, आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम द पास्ट कंप्लीटली, मैं अपने आप को जो भूतकाल है उससे पूरी तरीके से नहीं काटना चाहता हूं। क्यों, अगर पूरी तरीके से नहीं काटना चाहता है तो ऐसा नहीं है कि उसे कोई रेलेवेंस ही नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, ये इम्प्लिसिटली मेंशन्ड हो रहा है थोड़ा सा, कि ऐसा नहीं है कि उसे बिल्कुल रेलेवेंस नहीं दिख रहा होगा, इसलिए ये वाला तो ऑप्शन सही नहीं हो सकता। अगले के ऊपर चलिए, अगला ऑप्शन, देयर इज नॉट मच टू बी प्राउड ऑफ, सीधे सीधे काट दीजिए, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। ठीक है, उसने खुद ही बोला है आई एम प्राउड ऑफ दैट। ठीक है, कहीं पे भी नॉट प्राउड तो ऐसा कुछ यूज ही नहीं किया गया है, कुछ ज्यादा है ही नहीं प्राउड करने को, ऐसा कहीं एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली नहीं दिखाई दे रहा है पैसेज के अंदर। ठीक है, अपनी तरफ से मत लगाइए क्वेश्चन, बस हमें पैसेज की थोड़ी सी थीम समझनी है। ठीक है, अगला, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस। ठीक है, एक तरफ तो ये स्टेटमेंट यूज किया जा रहा है पैसेज के अंदर, आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, दूसरी तरफ एक्सट्रीम स्टेटमेंट, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बिल्कुल ही इंटरेस्ट ही नहीं है उसे। और वहां क्या कह रहा है वो उसके अंदर, आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस दैट हैज बीन एंड इज आर। ठीक है, वो क्या कह रहा है, लिंक इन दैट आई एम कॉन्शियस दैट आई टू लाइक ऑल ऑफ अस इज अ लिंक इन दैट अनब्रोकन चेन, अपने आप को लिंक कह रहा है अनब्रोकन चेन के अंदर। ठीक है, तो इममेमोरियल पास्ट कह रहा है, हिस्ट्री इन द इममेमोरियल। ठीक है, तो पॉजिटिव तरीके से भी ले रहा है वो पास्ट को, और ये क्या कह रहा है स्टेटमेंट, नॉट इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ऐसा
कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, इंटरेस्टेड है तभी तो बात कर रहा है ना उसके अंदर उस तरीके से, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी हमें नहीं दिखाई दे रहा है कि सही होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है चौथे वाले ऑप्शन के ही ज्यादा सही होने के चांसेस होंगे। तो क्या कह रहे हैं, दे ऑब्स्ट्रक्ट हर फिजिकल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो ऊपर चल जाइए, ठीक है। क्या कह रहा है कि पास्ट के अंदर जो पास्ट के बॉन्ड्स हैं, ठीक है, पास्ट के बॉन्ड्स, यानी पास्ट के बॉन्ड्स क्या हो गए, यहां पे बॉन्ड्स है आपके ये कस्टम्स और ट्रेडिशन, ठीक है। और वो क्या कर रहे हैं उसका, देखिए क्या लिखा है, दैट बाइंड एंड कंटेन हर एंड डिवाइड हर पीपल एंड सप्रेस वास्ट नंबर ऑफ देम एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड स्पिरिट। तो ये जो बॉन्ड्स हैं ये फ्री डेवलपमेंट ऑफ बॉडी और स्पिरिट को रोक रहे हैं, एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है। दे ऑब्स्ट्रक्ट हर फिजिकल बॉडी डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, यानी कि स्पिरिट, ग्रोथ ऑफ स्पिरिट, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों तरीके से मेंशन्ड है, तो इसलिए ये वाला आंसर इसके अंदर सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप सभी को समझ आ रहा है कि ये वाला आंसर कैसे सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक 4 शॉर्ट पैसेजेस थे आज की क्लास के अंदर हमारे, ठीक है। इसके अंदर हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा और समझा कि पैसेज के अंदर दरअसल करना क्या है। देखिए अगेन वही बात रिपीट कर रहा हूं, एग्जाम के अंदर क्या करना है उसका ध्यान रखिए। पैसेजेस कॉम्प्रीहेंशन, छोटे पैसेजेस या बड़े पैसेजेस कौन से टारगेट करने हैं, प्रैक्टिस करके पहले ही देख लीजिए, ठीक है। वहां जाके प्रैक्टिस नहीं करना है, यहीं कर लेना है जो भी करना है। जितने भी हिट एंड ट्रायल करने हैं यहीं पे कर लीजिए, एग्जाम में नहीं करना है। तो छोटे पैसेजेस आज हमने देखे, कुछ इससे कुछ हमें एक तरीके से निष्कर्ष निकला है कि छोटे पैसेजेस के अंदर थोड़ा सा ये है कि फोकस इतने ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, एक ही क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व हो सकता है, ज़्यादा टाइम नहीं खाता है। कई बार क्या होता है हम पैसेज को आधा रीड कर लेते हैं, 2-5 मिनट लगा देते हैं बड़े पैसेज को पढ़ने में, और फिर जब क्वेश्चन पे जाते हैं तो वो हमसे बन नहीं रहा होता है, तो हमारा 2-5 मिनट भी खर्च हो जाता है। लेकिन इसके अंदर क्या है, छोटा पैसेज है, फोकस के साथ रीड कर लिया तुरंत और तुरंत का तुरंत आंसर भी कर लिया, तो इसका कुछ नतीजा तो निकलेगा, ठीक है। तो जिनका फोकस नहीं है उनके लिए शॉर्ट पैसेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी तरफ से अपना ज्ञान पैसेज के अंदर ना लगाएं, देखने की कोशिश करें पैसेज का थीम क्या है, पैसेज में क्या एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है, पैसेज में क्या इम्प्लिसिटली मेंशन्ड है। अगर ऑप्शन के अंदर एक्सट्रीम स्टेटमेंट है तो वो केवल तभी सही होगा अगर पैसेज के अंदर भी उसी तरीके का एक्सट्रीम स्टेटमेंट यूज किया गया हो। अगर पैसेज में एक्सट्रीम यूज नहीं किया गया है तो आंसर में भी एक्सट्रीम नहीं होगा, ठीक है। तो अगली क्लास के अंदर मिलेंगे जिसके अंदर हम 2018 के ही कुछ 8 और शॉर्ट पैसेजेस एक एक क्वेश्चन वाले करेंगे, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। उसके अंदर हम जब वो 8 पैसेज कर लेंगे तो आई होप कि मैं आप लोगों की छोटे पैसेजेस के अंदर एक्यूरेसी को 90 to 95% तक लेके आ सकूं, ठीक है। तो इसी के साथ मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू।